गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बच्चों, मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सॉल्ट की एक अलग से मैं वीडियो यहाँ पर डालूंगा। दरअसल क्या है कि एक ऐसा टॉपिक मान के चलो कि अगर तुम इसको कंप्लीट कर लेते हो और सारी इक्वेशंस को समझ लेते हो तो एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्ट से ज़रूर आता है और जनरली वो क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, राइट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, किस सॉल्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सॉल्ट होता क्या है ना। तो देखो सॉल्ट क्या होता है, आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कल पढ़ी थी। कल मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन में बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, राइट। तो बच्चों हमारे पास सॉल्ट क्या है? सॉल्ट ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेसिस की रिएक्शन करने पर बनते हैं। बिल्कुल सिंपल, सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड्स और बेसिस को आपस में मिलाने पर बनते हैं। चलिए, सॉल्ट तो समझ में आ गया। अब हमारे पास कुछ परिवार हैं सॉल्ट के, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैं, लाइक क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट्स एंड एसीटेट। अभी इनके बारे में समझते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों क्लोराइड फैमिली के बारे में। तो जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्लोराइड फैमिली के। जैसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिया NaCl, दूसरा लिया MgCl2 और तीसरा लिया AlCl3, राइट। ये बच्चों क्या है? ये 3 सॉल्ट्स हैं। दिख रहा है साहब? नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको। हाँ, ये क्या है बच्चों? ये 3 हमारे पास सॉल्ट्स हैं, NaCl, MgCl2 और AlCl3। देखो अब इसमें मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, सॉल्ट में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। देखो इस Na की बात करें ना तो ये Na के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, हमें पता है मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है। Cl के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ से आता है? तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा बेस से और नेगेटिव चार्ज आएगा एसिड से, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज बेस से आएगा तो Na का बेस कौन सा हुआ? Na का बेस हुआ NaOH और Cl का एसिड कौन सा हुआ? नेगेटिव है ना, तो Cl का एसिड कौन सा हुआ? HCl। तो यहाँ पर जो ये सॉल्ट बनता है ये इस NaOH और HCl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने से बनता है। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ देखो मैंने लिखा क्लोराइड, तो इस बात से समझ में आता है कि अगर तुम्हें क्लोराइड फैमिली दी है तो क्लोराइड फैमिली वो है जिसमें क्लोरीन एक कंपोनेंट है, राइट। और जिसमें क्लोरीन हो वहाँ पे एसिड कौन सा रहेगा? हमारा HCl रहेगा। और जो बेस है वो अकॉर्डिंग टू दिस Na, इस Na का बेस क्या होता है? NaOH होता है। तो ये हमारे पास बन गया क्लोराइड फैमिली का पहला। NaOH और HCl को मिलाने से NaCl बन जाएगा। एक दूसरी बात सोचो, NaOH कैसा होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCl कैसा होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ से देखें बच्चों तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। बात समझ में आ रही है? जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मान लो तुम लोगों को नहीं पता तो अपने पास एक कॉपी पेन लेकर के बैठो और उस कॉपी में लिख लो कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl। मैं यहाँ पर तो एसिड का तो बता ही देता हूँ। देखो ये दोनों और ये वाला, ये तीनों एसिड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और H2CO3 और CH3COOH ये हमारे वीक एसिड्स हैं, राइट। और बेसिस भी बता देता हूँ मैं, NaOH और KOH ये कैसे हैं बच्चों? ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इसके अलावा जितने भी तुम्हारे बेस होंगे वो सब वीक बेस में आ जाएंगे, राइट। तो NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस और HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। चलो जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? Mg। और Mg का बेस कौन सा होता है? MgOH का होल ट्वाइस। और Cl मतलब तो क्लोरीन है ही, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, तो HCl। अब यहाँ पे देखो यार, देखो मैंने ये लिखे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस ये तो वीक बेस है। एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब जो ये वीक बेस है ये एसिड के इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा, तो इसका नेचर कैसा आ जाएगा? एसिडिक आ जाएगा। सीधी सी बात है, ये ताकतवर है, ये कमजोर है, तो जो ताकतवर है उसका हमारे पास इफेक्ट आ गया, मतलब एसिडिक नेचर हो गया। इसके बाद देखो बच्चों Al का बेस कौन सा होता है? AlOH का होल थ्राइस। Al की वैलेंसी 3 होती है और Cl मतलब HCl। बताओ कैसा होगा अभी? AlCl3 वीक है, HCl स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है यानी कि एसिडिक सॉल्ट हो गया। मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई होगी।
इसके बाद आते हैं बच्चों तुम्हारे पास सल्फेट सॉल्ट। तो देखो सल्फेट सॉल्ट को मैं यहीं पे दो एग्जांपल लिख देता हूं, इसी का लिख देते हैं Na2SO4 और MgSO4, ये दो हमारे पास हो गए सल्फेट। बच्चों Na2SO4, Na का मतलब NaOH और SO4 का मतलब हुआ H2SO4। मैंने बताया H2SO4 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और तुम्हारा जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब नेचर कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग दोनों स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को खत्म कर देंगे, मींस न्यूट्रल हो गया। अब यहां देखो MgSO4, Mg का बेस बताओ जल्दी से, MgOH का होल ट्वाइस और SO4 का हो गया H2SO4। MgOH का होल ट्वाइस मतलब वीक बेस, H2SO4 मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नेचर कैसा हुआ, एसिडिक हो गया, क्योंकि एसिड यहां पे स्ट्रॉन्ग है। बच्चों देखो ये है तुम्हारे पास सल्फेट फैमिली, ये है सल्फेट फैमिली। सल्फेट फैमिली का मतलब हुआ, देखो ये है तुम्हारा सोडियम सल्फेट, ये है मैग्नीशियम सल्फेट, और सल्फेट फैमिली में जो एसिड यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा, H2SO4 होगा, मींस सल्फ्यूरिक एसिड होगा। एग्जाम में जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना बच्चों, वो इस तरीके का आता है कि तुम्हें मान लो 3-4 तरीके के बेस दे दिए, सॉल्ट दे दिए, और तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा सॉल्ट किस तरह का है, उसका नेचर क्या है, यानी कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो कुछ एग्जांपल लिए, एसिडिक और न्यूट्रल तो अपने को पता चली गया। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक की, तो पहले जरा इसको कंप्लीट कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। देखो बेटा, अब तुम्हारे पास आया कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं फिर से, Na2CO3, एक ले लेते हैं CaCO3, ये हमारे पास दो हो गए कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कार्बोनेट में कौन सा एसिड यूज करोगे, मैंने लिख दिया H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, है ना। तो ये हुआ H2CO3, और बच्चों बेस कहां से आएगा, Na से आएगा, तो Na का बेस कौन सा हो गया, NaOH। अब देखो ये जो NaOH है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 कैसा है, वीक एसिड, है ना। तो यहां पर देखो ये कैसा है, वीक, मैंने बताया ना ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग है, कार्बोनिक एसिड, और ये तुम्हारा एसिटिक एसिड, दोनों कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो ये वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो नेचर कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। CaCO3 को देखो, Ca का बेस कौन सा हुआ, CaOH का होल ट्वाइस, और CO3 का हुआ H2CO3, तो यहां पर नेचर कैसा रहेगा भाई, देखो ये कैसा है, ये एक वीक बेस है, ये एक वीक एसिड है। अब दोनों ही कमजोर हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, तो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। ये तुम्हारी कौन सी फैमिली हुई भैया, कार्बोनेट फैमिली होगी, राइट। बच्चों कार्बोनेट के बाद में आता है तुम्हारा नाइट्रेट फैमिली, तो नाइट्रेट में आएगा NO3, तो लेते हैं NaNO3, और दूसरा ले लो MgNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, है ना, NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है। देखो बच्चों NO3 कहां से आएगा, नाइट्रिक एसिड से आएगा, स्ट्रॉन्ग है, तो ये आ गया HNO3, और Na का बेस कौन सा आ गया, NaOH, तो ये तुम्हारे पास हुआ स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, मींस न्यूट्रल, राइट। बच्चों Mg का बेस बताओ जल्दी से, MgOH का होल ट्वाइस, और NO3 का बेस कौन सा हुआ, HNO3। अब तुम बताओगे खुद मुझे, ये कैसा है, वीक, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। जब ये स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक है, यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये हुई हमारे पास नाइट्रेट फैमिली, यानी कि सोडियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्लियर हो रही है बात। अच्छा एसीटेट का बताओ, एसीटेट के सॉल्ट थोड़े से अलग होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बाद में होता है और एसीटेट आयन पहले होता है। मीन्स मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ, CH3COO और CH3COO का होल ट्वाइस कैल्शियम, है ना। देखो अब तो इसमें देखो CH3COO नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर -1 वैलेंसी है, तो -1 चार्ज है, तो ये पहले है। देखो Na कैसा है, पॉजिटिव बाद में है। इससे पहले जितने भी थे ना, सब में पॉजिटिव पहले था और नेगेटिव बाद में था। इसमें नेगेटिव पहले है और पॉजिटिव बाद में है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो CH3COO, इसका एसिड कौन सा होगा, CH3COOH, तो यहाँ पर आया CH3COOH, और बेस कौन सा हुआ Na का, मीन्स NaOH। तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, ये कैसा है, वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो नेचर कैसा हो गया इसका, बेसिक इन नेचर हो गया। यहाँ देखो बच्चों CH3COOH, CH3COOH और CA का बेस कौन सा होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये एक वीक बेस है, ये एक वीक एसिड है, तो इसका नेचर कैसा होगा अपना, न्यूट्रल होगा। बच्चों ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास एसीटेट का, है ना, एसीटेट फैमिली का। तो बात कुछ समझ में आई तुम्हारे, है ना। तो ये हमारे पास तरीका है एक बेस में पता करने का कौन कौन से एलिमेंट मिले हैं, मतलब कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूँ अब, है ना, तो इसको समराइज करके बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में होगा, सबसे पहले अगर मान लो तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, राइट। अगर मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो नेचर कैसा रहेगा हमारे पास, बेसिक रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों आपस में लड़ मरेंगे, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर वीक ले लेते हैं, अगर हमारे पास बच्चों वीक एसिड है और वीक बेस है, तो नेचर कैसा रहेगा, ये भी हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें 3-4 सॉल्ट दिए, तुमसे पूछ लिया कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो एक इंट्रोडक्शन हुआ किस तरीके से हम लोग सॉल्ट के बारे में देखते हैं, कौन कौन सा एसिड देखते हैं, कौन कौन से बेसिस देखते हैं और कैसे हम उसके नेचर का पता लगाते हैं। बच्चों इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, लगभग 4-5 सॉल्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने को देखनी होगी, जिनके यूजेस अपने को देखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में जनरली वहीं से एक क्वेश्चन बनता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था, एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना। तो देखते हैं जरा उन सॉल्ट के बारे में। देखो बच्चों पहला सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ऑलरेडी हमें पता है। और इसका जनरल नेम होता है कास्टिक सोडा। इसका जनरल नेम होता है बच्चों कास्टिक सोडा। बच्चों जनरल नेम का मतलब होता है जिस नाम से ये तुम्हें मार्केट में अवेलेबल होता है, इसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसका प्रोडक्शन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोडक्शन में हमने क्या किया, H2O और NaCl लिया एक कंटेनर में, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन बोलते हैं सिंपल। हमने ब्राइन लिया एक कंटेनर में, और ब्राइन का मतलब क्या है, एक NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, राइट। अब हमने इस ब्राइन में 2 इलेक्ट्रोड लगाए बच्चों। इलेक्ट्रोड में एक बैटरी लगा दी और इसकी लगा दी। ये जो हमारे पास में बैटरी है, इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे कैथोड, राइट। जब इस सॉल्यूशन में करंट फ्लो कराया जाएगा, तो बच्चों तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कल मैंने तुम्हें बताया था कि ये डिकम्पोज हो जाएगा। जो H2O है वो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और जो NaCl है बच्चों वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें कल मैंने बताया था और तुम्हें कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड होता है। रियल में वो बाद में होता है, जो इनिशियली होता है वो H प्लस और OH माइनस में होता है। H प्लस और ये वाला H दोनों पहुंच जाते हैं किसके ऊपर, नेगेटिव यानी कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन पहुंच जाता है एनोड के ऊपर। तो वहां पर जाकर के वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो इनिशियली किस में होता है, H प्लस और OH माइनस में होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो Na प्लस है और ये जो OH माइनस है, ये आपस में मिल जाएंगे और ये तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें मिला NaOH, और ये जो H प्लस है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आया हमारे पास हाइड्रोजन गैस, और जो ये Cl माइनस है वो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर कौन सी मिलेगी तुम्हें, क्लोरीन गैस। बच्चों छोटी सी बात है समझने वाली है कि यहाँ पे आयंस हैं, यानी कि Cl माइनस आयन है। तो Cl माइनस आयन से क्लोरीन गैस कैसे बनी, और H प्लस आयन से हाइड्रोजन गैस कैसे बनी, मतलब एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस क्या हुई। एग्जाम में रिएक्शंस हमने पूछी जाती हैं, है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एनोड के बारे में। एनोड क्या है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो देखो हुआ क्या, या पहले चलो कैथोड के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कैथोड, है ना। तो कैथोड पे क्या हुआ, देखो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चले। तुम्हें पता है, तुम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो फिजिक्स में कि जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं,
पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करती है, राइट। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन चले बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कैथोड के अंदर से पास हुए तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस हाइड्रोजन आयन, अभी H2 नहीं बना समझ लो, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पहुंचा बच्चों। हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस मतलब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, सोचो। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया था क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। पता है ना कैटायंस कैसे बनते हैं, कैटायंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, हमने क्या किया, इसको वो एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, राइट। हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, ये बन गया H। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, H प्लस बनाया, तुमने वही इलेक्ट्रॉन उसको वापस दे दिया, तो वापस से H बन गया। यही H और H आपस में मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, H2 बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। तो याद रखना कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, राइट। तो यहां पे क्या मिल गया, H2 मिल गया। अब आ जाओ तुम इधर बच्चों, यहां से ना मान लो 10 इलेक्ट्रॉन चले, 10 में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया, इनफैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिले थे, दोनों हाइड्रोजन बने और दोनों ने H2 बना लिया। अब होता क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे ना उतने इलेक्ट्रॉन वापस पहुंचेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से चले हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे। तो देखो इस एनोड पे क्या हुआ था, ये क्लोरीन यानी कि Cl माइनस यहां पहुंचा था, राइट। बच्चों क्लोरीन से Cl माइनस कैसे बना होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज बनता है। तो क्लोरीन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या बना, नेगेटिव चार्ज बन गया। तुमने क्या किया, उसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जो एक इलेक्ट्रॉन तुमने उसको दिया था और उसको नेगेटिव चार्ज बनाया था, वो एक इलेक्ट्रॉन तुमने इसमें से निकाल दिया, और जिससे क्या बना हमारे पास, वापस क्लोरीन आ गया। और ये 2 क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे और 2 क्लोरीन आपस में मिलकर Cl2 बना देंगे। तो ये मेरे पास हुई एनोड की रिएक्शन, ये हुई कैथोड की रिएक्शन। और सिंपल अगर मैं पूरी रिएक्शन की बात करूं तो पूरी रिएक्शन क्या बनेगी बच्चों, यहां पर हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं NaCl प्लस H2O, और इसमें से पास कराओ इलेक्ट्रिसिटी, दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, और तुम्हें यहां पे मिलेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये बात समझ में आ रही है, NaOH और H2O है, NaCl और H2O है, दोनों में से करंट को पास करा दो, दोनों में से करंट पे जो जब पास कराओगे तो क्या क्या मिलेगा तुम्हें, एक तो NaOH मिलेगा, एक H2 मिलेगा और एक Cl2 मिलेगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो NaCl प्लस H2O गिव राइज टू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है एनोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड की रिएक्शन क्या है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का जो प्रोसेस है उसकी रिएक्शन क्या है। तो NaCl और H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बन जाता है, राइट। बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है, इस प्रोसेस को एक अलग से नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया है, देखो यहां पर क्या बना, क्लोरीन बना, और NaOH यानी कि बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं, है ना, एल्कलाइन। तो इसका जो नाम होता है, मैं नाम यहां पे लिख देता हूं, इसका नाम होता है क्लोर एल्कलाई, क्लोर एल्कलाई। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्लोर एल्कलाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि एल्कलाई यानी कि बेस बनता है और क्लोर मतलब क्लोरीन बनती है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। मुझे लगता है ये बात समझ में आ चुकी होगी। इधर मैंने कुछ यूजेस लिखे हैं, इनको पढ़ लेना एक बार, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो क्लोरीन गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है और NaOH बना है, तीनों के अपने अपने यूजेस है। देखो क्लोरीन का यूज क्या है, डिसइंफेक्टेंट वाटर। हमें पता है कि जिन एरिया में पानी जो है वो पॉल्यूटेड होता है, खराब होता है, तो वहां पर क्या होता है, उस वाटर के अंदर से हम लोग क्लोरीन गैस को पास करा देते हैं। जैसे मान लो स्विमिंग पूल है, अब इतने सारे लोग वहां पे नहाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे हो सकते हैं, तो होता क्या है कि वहां से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं और उसको डिसइंफेक्टेंट मतलब उसको इंफेक्शन फ्री बना देते हैं, राइट। PVC बनाने में, CFC बनाने में, पेस्टिसाइड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में। हाइड्रोजन गैस का यूज देखो, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया था रॉकेट में एज अ फ्यूल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl सिंपल है। NH3 क्या होता है, अमोनिया हो गया। हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है ऑयल को घी में कन्वर्ट करना। होता क्या है बच्चों, तो हमारे पास में जो ऑयल है, जो इसको घी ठीक से लिख देते हैं, जो ऑयल है, ऑयल को हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, वो उसमें रेंसिडिटी की प्रॉब्लम होगी और उसमें स्मेल वगैरह आने लग जाती है, तो लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए उसको हम घी में कन्वर्ट कर लेते हैं।
कैसे करते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, उसको घी में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। उसके बाद NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का अपना टॉपिक है ही। कास्टिक सोडा का सबसे मेन यूज क्या है कि उसको सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। तो ये हमारा हुआ बच्चों पहला सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा सॉल्ट देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका जनरल नेम है। अगर तुम मार्केट में जाके किसी से भी ब्लीचिंग पाउडर मांगोगे किराने वगैरह से तो मिल जाएगा। केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बच्चों एक खास बात एग्जाम में जो यहाँ से पूछी जाती है वो है कि कोई भी तुम्हारे पास एक सॉल्ट है जिसके अंदर पंजेंट स्मेलिंग है। पंजेंट स्मेलिंग का मतलब होता है तीखी स्मेल। तीखी स्मेल किस में होती है, इस ब्लीचिंग पाउडर में होती है। उसका रीज़न क्या है, क्लोरीन की वजह से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CaOCl2 हैज़ पंजेंट स्मेल, है ना। किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अच्छा, इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, तो हमने लिया ड्राई स्लैग्ड लाइम या सिंपल लिखते हैं स्लैग्ड लाइम। और इस स्लैग्ड लाइम से हमने क्लोरीन गैस को पास कराया। तो बेटा जब क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2 और वाटर बन जाता है। सिंपल हो गया। स्लैग्ड लाइन से क्लोरीन गैस को पास कराने पर ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बन जाता है। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके यूजेस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसइंफेक्टिंग वाटर। अच्छा, लेकिन तो बताता हूँ, जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो क्लोरीन गैस को स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का सहारा लेते हैं। तो क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में स्टोर की जाती है। अगर तुम्हें वहां से क्लोरीन गैस चाहिए हो तो तुम क्या करते हो, CaOCl2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हो, जिससे CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। तो यहां से तुम्हें क्लोरीन गैस मिल जाती है। तो हम क्लोरीन गैस को इस ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में स्टोर करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं तो हम लोगों को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट क्लोरीन गैस। तो हमें ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस को स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग वाटर हो गया, जो हमारा क्लोरीन का काम था वही इसका हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेबोरेटरी वगैरह में यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं सुंघा करके बेहोश करने के लिए, तो क्लोरोफॉर्म के प्रोडक्शन में। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन और लिनेन, इसका मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। ब्लीचिंग यानी कि जो पेपर वगैरह बनाते हैं। ब्लीचिंग का मतलब क्या है, कलर उड़ाना। जैसे कॉटन देखो सफेद होता है, जैसे वुड पल्प जो हमारा पेपर होता है वो सफेद होता है, जबकि जो वुड होता है वो ब्राउनिश होता है ना। तो उसको व्हाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीच का यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ये कौन सी इंडस्ट्री, ये हमारे पास पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री। तो इसके यूजेस हो गए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन के फॉर्म में स्टोर, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन गैस इसके अंदर से कैसे निकालोगे, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा इसके यूजेस कंप्लीट हो गया। एक और देखते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास बेकिंग सोडा। बेटा बेकिंग सोडा मार्केट में मिल जाता है। बेकिंग सोडा का हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। अगर मैं इसको मार्केट में बोलूं, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। तुम किसी से पूछो, अपने घर में पूछ लेना खाने का सोडा क्या होता है, वो तुम बता देंगे। व्हाइट से कलर का तुम्हें पाउडर से दिखाई देगा। फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3। केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaSCO3 तुम लोग पहले पढ़ चुके हो जब हमने एसिड्स की रिएक्शन पढ़ी थी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, है ना। देखो इसका प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन में हमने क्या किया, ये याद है ना क्या होता है, NaCl+H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। मैंने बताया था NaOH के प्रोडक्शन में इसको हम बोलते हैं ब्राइन, राइट। तो ब्राइन पे से तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया इन प्रेजेंस ऑफ NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। तो इससे बच्चों में दो चीजें मिलती हैं, NaSCO3 और NH4Cl। ये जो NaSCO3 है ये कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है। इसको तुम क्या करोगे, अपना छान करके, अपना फिल्टर करके इसको बाहर निकाल लोगे और ये हमें मिल गया बेकिंग सोडा, राइट। बट बेकिंग सोडा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे यूजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है बेकिंग सोडा के यूजेस। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहला है बच्चों अपने पास एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जब अपने को हम लोग बढ़िया बढ़िया चीजें खा लेते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें मतलब कि बाहर की चीजें खा लेते हैं। भैया हमने कुछ चाट पकौड़े टाइप की चीज खा ली, बहुत स्पाइसी चीजें खा ली, तो क्या होता है, तो हमारे पास पेट में दिक्कत होनी शुरू होती है, पेन होना शुरू होता है, इरिटेशन होनी शुरू होती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। तो जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम से खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, एंटी एसिड, यानी कि एसिड को खत्म करने वाला, एसिड के इफेक्ट को खत्म करने वाला
और ये जो होता है ना NaSCO3, ये कैसा होता है तुम्हारा, बेसिक इन नेचर होता है। इसको भी यहाँ पे नोट कर लो, इसका नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये बेसिक इन नेचर होने की वजह से क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो आराम पहुंचाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट, बेकिंग पाउडर। बच्चों बेकिंग पाउडर हमें अलग से मार्केट में मिलता है, उस पर लिखा होता है बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग पाउडर होता क्या है, हमने क्या किया, हमने लिया NaHCO3 पाउडर फॉर्म में, है ना, सूखा हुआ, और इसमें हमने एक एडिबल एसिड ऐड कर दिया। एडिबल एसिड का मतलब होता है कोई भी खाने लायक एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड हो सकता है, तो हम जनरली इसमें टार्टरिक एसिड को ऐड कर देते हैं। बच्चों टार्टरिक एसिड को ऐड करने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको एक अपने डब्बे में बंद कर देते हैं। और उसके बाद में जब उन्होंने कोई भी चीज़ को बनानी होती है, जैसे कि मान लो तुम्हें भटूरे बनाने हैं, हिंदी में लिख देते हैं, तुम्हें भटूरे बनाने हैं, तुम्हें डोसा बनाना है, ब्रेड है और केक है। तुम देखोगे ब्रेड और केक में बहुत सारे होल्स होते हैं, है ना। भटूरे और डोसे को पहले थोड़ा सा जब बनाने से पहले थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, उसके मटेरियल को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि उसमें खमीर उड़ जाए, हिंदी में कहते हैं खमीर उड़ जाए। तो होता क्या है कि जब तुम इन चीज़ों में पानी तो उसके अंदर होता ही है, जब भाई तुम इसकी मैदा वगैरह मलोगे तो पानी तो उसके अंदर होगा ही, और तुम उसके अंदर डाल दोगे बेकिंग पाउडर। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा फॉर्मूला बन गया है किसका, बेकिंग पाउडर का। तो तुमने क्या किया, इस बेकिंग पाउडर को इन चीज़ों के मटेरियल में डाल दिया। तो जैसे ही पानी इसको मिला, ये जो एडिबल एसिड है, एसिड क्या करते हैं, पानी के अंदर पहुंचते ही अपना एसिडिक जो इफेक्ट है वो शो करता है हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके, है ना। हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ही है, वो एसिड अपना काम तब तक नहीं करता जब तक उसको पानी में ना मिलाया जाए। तो देखो ये अपना काम अभी नहीं कर रहा, ये भी सूखा हुआ है। जैसे तुमने इसके अंदर इसको पानी के अंदर डाला तो इसने क्या किया, अपना जलवा दिखाया, यानी कि अपना दिखाया कि भाई मैं एसिड हूं। और इसने क्या किया, ये तुम्हारे पास है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड, और दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर का यूज क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देखो इस भटूरे के मटेरियल में खमीर उठाना, डोसे के मटेरियल में खमीर उठाना, ब्रेड में बहुत सारे होल्स होते हैं, उसको सॉफ्ट बनाता है, स्पंजी बनाता है। मेन बात क्या है, ये क्या बनाता है, इन सारी चीजों को स्पंजी बनाता है, राइट, इन सब चीजों को स्पंजी बनाता है। तो ब्रेड में से होल्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो उसमें बहुत सारे होल बन जाते हैं। ऐसे ही होल हम लोग पेट में भी देख सकते हैं। तो क्या करता है, इन मटेरियल्स को स्पंजी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, खाने लायक बनाता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेकिंग पाउडर का यूज क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज होता है ब्रेड या केक वगैरह को स्पंजी बनाने में, सॉफ्ट बनाने में हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, राइट। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास में बच्चों एक सिलेंडर है, हमने देखा होगा रेड कलर का सिलेंडर जो आग बुझाने के काम में आता है, और बहुत सारे तरह के होते हैं। हम लोग एक स्पेसिफिक पढ़ लें, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, देखो एक बॉटल में H2SO4 भर दिया, H2SO4, राइट। और इसके अंदर हमने भर दिया लिक्विड फॉर्म में, ये क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3। इसकी कुछ नॉब वगैरह यहाँ पे हो गई। अब हमने क्या किया, आग वगैरह लग जाती है तो इस नॉब के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जिससे ये H2SO4 की जो कांच की बॉटल है वो फूट जाती है ना। और कांच की बॉटल जैसी ब्रेक होती है, इसमें से H2SO4 निकल के इस NaCO3 के अंदर गिर जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये है एसिड, ये है NaCO3। जैसे मैंने बताया एसिड और NaCO3 मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनाते हैं। तो एक रिएक्शन यहाँ पर होती है, NaHCO3 प्लस H2SO4 गिव राइज टू Na2SO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन मैंने तुम्हें कल भी बताई थी। NaCO3 और H2SO4 आपस में मिलेंगे, CO2 और वाटर अपना फिक्स रहेगा, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O बन जाएगा। ये जो CO2 है ये बहुत अच्छा एक्सटिंग्विशर है। ये क्या करती है, उस फायर जो आग लगी हुई है उस आग के ऊपर एक एनवलप बना देगी और उससे ऑक्सीजन से उसको कट ऑफ कर देगी। तो मतलब उसको ऑक्सीजन मिलने बंद हो जाएगी। दूसरा क्या बच्चों, वाटर भी है। तो वाटर क्या करेगा, आग का जो इग्निशन पॉइंट है, जो आपका टेम्परेचर है उसे कम करेगा, इग्निशन पॉइंट के नीचे लेके जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या है कि आग को बुझाने का जुगाड़ कर देगा, है ना। आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, जिसमें सोडा मतलब बेकिंग सोडा और एसिड मतलब H2SO4 दोनों मिलकर के CO2 और H2O बनाते हैं। CO2 क्या करती है, ऑक्सीजन से कट ऑफ करती है, और वाटर क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट है बच्चों पकोड़ा। पकोड़ा को क्रिस्पी बनाने में,
टेस्टी बनाने में, टू मेक पकोड़ा क्रिस्पी एंड टेस्टी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पकोड़ा को टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए किसका यूज करते हो, तो तुम यूज करते हो यहाँ पे किसका, बेकिंग सोडा का। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और याद रखो इसके जो यूजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जनरली ये रिपीट होते ही रहते हैं, राइट। चलो बच्चों इसे कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, हर स्क्रीनशॉट पे तुम्हें हर एक बोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन है जितनी भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये जो .10H2O है ये तुम्हें शो कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेटा डेका का मतलब हो गया 10, अगर मैं यहीं पर कुछ और कर दूंगा 7 कर दूंगा तो हेप्टा हो जाएगा, 5 कर दूंगा तो पेंटा हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे हो गया डेका। इसका प्रोडक्शन कैसे है बच्चों, पहली इक्वेशन तुम लोगों ने जस्ट अभी अभी पढ़ी है इससे पिछली बार, यानी कि बेकिंग सोडा में। तो वहां पर हमने बेकिंग सोडा, देखो ये रहा बेकिंग सोडा, इसको बनाने के लिए इसी प्रोसेस का यूज किया था। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि NaSCO3 जो बनता है ये हमारा कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो ये इनसॉल्युबल NaSCO3 बन गया। इस NaSCO3 को अब हमने क्या किया, इसको हमने गर्म किया, और गर्म करने पर ही क्या बन जाता है बेटा, H2O प्लस CO2। तो ये हमारे पास बना, NaSCO3 को गर्म करने पर अपने को मिल गया Na2CO3, राइट। Na2CO3 को अब हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इसको क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो इसके क्रिस्टल में वाटर ऐड हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, Na2CO3.10H2O मिल जाता है। तो ये तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ वॉशिंग सोडा का, राइट। अब इसके बच्चों यूजेस देखते हैं। सबसे पहले है वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। कपड़े धोने में जब पानी जो लिया जाता था कपड़े धोने के लिए, उसमें हम लोग वॉशिंग सोडा को डाल दिया करते थे। अभी उसका रीजन बताऊंगा क्या है, लेकिन अभी क्या है कि जो हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर होते हैं ना, उसी में वो जो हमारे पास में वॉशिंग सोडा होता है मिला हुआ होता है, तो अपने को अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। इसका काम क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। तो मैं एक पॉइंट बताता हूं तुम्हें, ये हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वो वाटर है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। मान लो तुम हार्ड वाटर में साबुन वगैरह से काम करते हो, साबुन डालते हो, तो होता क्या है कि हार्ड वाटर जो है उसमें जो ये सॉल्ट प्रेजेंट है, सोप इनके साथ रिएक्ट कर जाता है, इनके साथ रिएक्ट करके स्कम बनाता है। चलो खैर स्कम हमारे सिलेबस में अभी नहीं है क्योंकि सोप में डिटर्जेंट नहीं है। तो हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट है, और जब साबुन का कोई यूज करोगे हार्ड वाटर के साथ तो कुछ ऐसी चीजें बनेंगी जो कपड़ों को साफ ही नहीं होने देंगी, मतलब साबुन के सोप के क्लीनिंग एक्शन के बीच में आएंगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, उस वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं। तो सॉफ्ट बनाने के लिए वॉशिंग सोडा इसमें डाल देते हैं। तो क्या करता है, ये जो हमारे पास सॉल्ट है, इन सॉल्ट के साथ कंबाइन होकर के, इन सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके कुछ ऐसी चीजें बनाएगा कि जो अगले हमारा जो क्लीनिंग एक्शन है उसके बीच में नहीं आएगा, है ना। तो क्लीनिंग एक्शन आराम से हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल। बस ये तुम्हारा हुआ वॉशिंग सोडा, बाकी इसमें और इससे जानने लायक कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इसके जो यूजेस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो मैं तुम्हें बताऊं केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, ये तो एक एक नंबर में पूछ ही लिया जाता है, राइट। बच्चों लास्ट है हमारे पास, और वो देखते हैं उसे। और बच्चों आज के लिए लास्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं घर में पीओपी, सबने सुना होगा पीओपी। तो इसका जनरल नेम क्या है, पीओपी। केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब 1/2, मैंने तुम्हें बताया था अभी कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा केमिकल नेम बन जाता है। तो देखो कैल्शियम सल्फेट तो ये हो गया, 1/2 का मतलब हेमी हो गया, और H2O क्या है, हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, राइट। बच्चों इसका प्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो हमारे पास में एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम यही है CaSO4.2H2O इसको बोल देते हैं। और अगर मैं जिप्सम का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, जिप्सम का केमिकल नेम देखूं तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, डाइहाइड्रेट, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये क्या है हमारे पास, जिप्सम। हमने जिप्सम को गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जाम में कभी कभी आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म क्यों नहीं करते, तो इसको ज़्यादा गर्म करोगे ना तो इसमें जो वाटर है ना 2H2 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा,
और पूरा वाटर खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे किसी काम का नहीं बचेगा ये सॉल्ट, और हमारे पास मिलेगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, है ना। यानी कि अगर वाटर प्रेजेंट है तो हाइड्रेटेड है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, और अगर वाटर पूरा उड़ा दोगे ना तो वो एनहाइड्रस हो जाएगा। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए ध्यान से 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पीओपी मिल जाता है, और साथ में 1.5 H2O इसमें से अलग हो जाता है, राइट। तो ये इसका प्रोडक्शन हो गया। बच्चों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेटिंग ऑन मिक्सिंग विद वाटर, है ना। तो सेटिंग अप लिख देते हैं, सेटिंग अप ऑन मिक्सिंग विद वाटर। तो ये पानी मिलाने पर ना वापस हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। दरअसल में ये जो जिप्सम है ना, मतलब जिप्सम एक हार्ड मास है, सॉलिड है, सॉलिड। अब तुम देखो, तुमने मान लो दीवारों पे पीओपी करा रखे, छत पे पीओपी करा रखे, तुम उसको हटा के देखो, हटेगा नहीं। ये तो सॉलिड सीमेंटेड है, एकदम सीमेंटेड, सीमेंट की तरह, राइट। तो सीमेंटेड है, तो जिप्सम कैसा होता है, सीमेंटेड होता है, हार्ड मास होता है। अगर तुम इस पीओपी में वापस से पानी मिला दो, यानी कि इस इक्वेशन को रिवर्स करो, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसमें तुम वापस से मिला दो पानी, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा वापस से जिप्सम, यानी कि CaSO4 डॉट 2H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये रिएक्शन यानी कि कैसी होती है तुम्हारी, रिवर्सिबल होती है। जब तुम इसको गर्म करोगे तो पानी अलग हो जाएगा, पानी को वापस मिला दोगे तो वापस से जिप्सम बन जाएगा। तो ये जिप्सम क्या होता है, हार्ड मास होता है, और इस हार्ड मास के बनने की वजह से जो हमारे छत पे वगैरह पे जो पीओपी बनती है वो हार्ड मास होती है, राइट। इसके यूजेस क्या है बच्चों, टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन्स। बोन्स में फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो हम लोग प्लास्टर कराते हैं उसके ऊपर। वो प्लास्टर क्या होता है, वो पीओपी होता है। पीओपी भी नहीं होता, एग्जैक्टली जिप्सम होता है। तो होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाथ वगैरह पे लगा के जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसमें पानी वगैरह लगा देते हैं, तो जिससे वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड मास में कन्वर्ट होता है। देखा है ना, बिल्कुल हार्ड होता है। तो हार्ड कैसे हो गया, जिप्सम की वजह से। इसके बाद टू मेकिंग स्टैचू, स्टैचू बनाने में, वॉल्स और सीलिंग को डेकोरेट करने में, लोगों को पता ही है आजकल हर घर में पीओपी लगाई जाती है अपने वॉल और सीलिंग्स को डेकोरेट करने, सीलिंग में छत है ना, तो वॉल और छत को डेकोरेट करने के लिए हम लोग इस पीओपी का यूज करते हैं। तो बच्चों ये मैंने तुम्हें सारे सॉल्ट बताए, और ध्यान रखना इन सॉल्ट में से एक क्वेश्चन तुम्हें 3 नंबर में जरूर मिलेगा। जितनी चीजें मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट बताई हैं उन सबको ध्यान दें, और कोई भी चीज ऐसी ना छोड़े। ये नहीं कि जी मैंने ये नहीं बताया कि इंपॉर्टेंट है तो भैया इसको छोड़ दो, हर चीज को कंप्लीट करके जाओ। इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा खासकर ध्यान से तैयार करना, बाकी कंप्लीट तुम्हें सारी चीजें करनी है, राइट। चलिए जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।